अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा एंड अवैस आपके साथ हैं। आज हम एक पार्क में बैठे हैं और हम डिस्कशन कर रहे थे पॉलिटिक्स पे, तो मैंने सोचा क्यों ना वो डिस्कशन आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अवैस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं, अवैस मुझे बताएं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहना डॉक्टर साहिबा बहुत मुश्किल है। व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वे में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश करेंगे और सियासत में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जार्गन्स हैं, उन्हें हम आज इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ आज स्टिक रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी इसी तरह की दिलचस्प वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है हंग पार्लियामेंट, जिसे हम कहते हैं मौलिक पार्लियामेंट। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो सबसे मशहूर एक टर्मिनोलॉजी है वो है नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत। अच्छा, अब हंग पार्लियामेंट क्या होती है? हंग पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट को कहा जाता है जिसमें किसी सियासी जमात के पास इतनी सीट्स मौजूद ना हों कि वो अकेली या मैक्सिमम एक गवर्नमेंट ना हो, एक सेकंड नंबर वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बना सके। और नेशनल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहा जाता है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी जितनी भी सीट्स हों, बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर एक भी सीट है पार्लियामेंट में, उसे भी शामिल किया जाए हुकूमत में। यानी आप बंदर बांट कह लें कि जी आपने इख्तियारात का हिस्सा बन जाए, वो भी पावर पॉलिटिक्स में आ जाए, इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए तमाम पार्टीज़ को शामिल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान में 11 अप्रैल से लेके अब तक मेरे ख्याल में एक हंग पार्लियामेंट मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसके पास 150 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, वो पार्लियामेंट से बाहर है एहतजाजन। वो कहते हैं जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के इस टाइम गवर्नमेंट बनाई है। और टेक्निकली अगर कहा जाए शहबाज शरीफ साहब को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो शायद वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो कि 50% +1 होती है टोटल मेजॉरिटी का, शायद वो सिक्योर ना कर सकें। अच्छा अवैस, इस सिनेरियो का हल क्या है? क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इल्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, लोग इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान हैं। इसका हल क्या है? देखें, सबसे जो अहम सवाल है वो यही है कि इसका हल अब क्या हो सकता है। एक सिचुएशन है जो प्रिवेल कर रही है, चल रही है मार्च अप्रैल से, और अब 2022 भी ख़त्म होने को है, लेकिन पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हम अपने बड़ों से भी सुनते थे कि बेटा ये वक्त बहुत क्रूशल है, बहुत ही क्रंच मोमेंट्स हैं, लेकिन ये तो बचपन से ही सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। जी, यही तो बात है कि 1947 से ही ये क्रंच जो मोमेंट्स हैं ये चलती आ रही हैं और वो तबादुल का शिकार होती जा रही हैं। देखें, किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शंस। और इलेक्शंस भी सिर्फ वोटर शेड के तौर पे नहीं, इलेक्शंस में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे जब, और उसमें बुनियादी बात कि जीतने वाली जमात हारने वाली जमातों की तरफ से मुबारकबाद वसूल करें, और जो जमातें हार जाएं वो तस्लीम कर लें कि जी ये फेयर हुए, ट्रांसपेरेंट हुए। जब ये चीज़ नहीं आएगी तो पाकिस्तान में अगर आप मार्च में इलेक्शंस करवा दें, अगस्त में इलेक्शंस करवा दें, ये जो सिचुएशन है ये सेटल डाउन नहीं आएगी। अब ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने इलेक्शन देखे, हर इलेक्शन के बाद यही सुना है, जीतने वाली पार्टी भी कहती है धांधली हुई है, हारने वाली भी कहती है धांधली हुई है। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना लीडर के अंदर, जिसने लीड करना होता है मुल्क को, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर वो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर सकता। देखें, फ़िलहाल डॉक्टर साहब बात ये है कि वन वर्सेस द रेस्ट, ये एक पाकिस्तान में सिचुएशन बन चुकी है। और जो वन वर्सेस द रेस्ट में एक वन लीडर है, वो क्लेम करता है, और उसका क्लेम भी फ़िलहाल ठीक है कि अवाम की जो हमायत है वो ज़्यादातर उस लीडर के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो लीडर ये कहता है कि आप इलेक्शंस करवाएं, और उन्होंने एक मैकेनिज़्म भी बनाया
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कि जो मैनुअल लूप होल्स हैं पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में उन्हें हम ओवरकम कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए अगर इलेक्शंस हो जाते तो पाकिस्तान में ये जो इल्ज़ामात हैं शायद इनमें कमी आ जाती। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो हमारा ओवरऑल एक नेशनल क्राइसिस है ना, उसमें अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे चले जाएं, क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी दूसरे की कामयाबी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम एडमायर करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग एडमायर करना तो दूर, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ निकालने चल पड़ते हैं। देखें, वो जो इंडिविजुअल लेवल है वहीं से एनालिसिस करते करते व्यूअर्स हम आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, तो वो जो टेंडेंसीज़ हैं इंडिविजुअल लेवल की जो वो इकट्ठी होती जाती हैं, वही चीज़ फिर हमें नेशनल लेवल पे हमें रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि हमारी एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसे हम वाइंड अप करेंगे इस वीडियो में, इस पे मज़ीद डिस्कशन हमारी चलती रहेगी जब नेक्स्ट टाइम हम पार्क में बैठेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है वो पॉलिटिक्स ही होता है। पॉलिटिक्स और इकॉनमी ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एक का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे पे आता है। जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान से दूर नहीं होगा, हमारी जो मईशत है, अगर आप देखें कि लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे हम LC कहते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ने रोकी हुई हैं। जब तक ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम पाकिस्तान का ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल सिचुएशन पे है। डॉलर्स की कमी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, डॉलर्स इशू नहीं किए जा रहे, मैक्सिमम 30% किए जा रहे हैं। इस सिचुएशन को बेहतर करने का एक ही हल है कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में तब्दील करें, उसके अलावा आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। और इलेक्शन को अवॉइड करने का जो लोगों ने एक रेजोल्यूशन बनाया हुआ है या एक ईगो का इशू बनाया कि जी वन पार्टी डिमांड कर रही है और कोई डिमांड नहीं कर रहा। पाकिस्तान सबसे पहले है, ईगोज़ बाद में है। पाकिस्तान को बचाएं, अपना रखें बहुत ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।